हाय एंड हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग पर। आप सभी को पता है कि राजस्थान में एनटीटी वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली है और उसके लिए हमने बड़े ज़ोरों शोरों से क्लासेस को शुरू कर दिया गया है। पिछली 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, ये 4th क्लास रहने वाली है। अभी तक अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि वो इजी क्लासेस हैं। यहाँ पर आकर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि वैकेंसीज एक तो हज़ारों में निकलेगी, लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे, तो कंपटीशन रहने वाला है ज़्यादा। तो आपको अपनी कमर को कस लेना चाहिए, मजबूत कर लेना चाहिए। चलो बिना समय को गवाए हुए मैं क्वेश्चन को लेकर आती हूँ आपके समक्ष। 76 क्वेश्चन देख लीजिए। राजस्थान में स्त्री परिधा पोमचा कहा जाता है। कल हमने इसी क्वेश्चन पर काफ़ी बातें की थी, इसलिए मैं आज कोई बात नहीं करूँगी, सीधा आंसर की तरफ जाऊँगी। तो पीला पोमचा स्त्री परिधान होता है, पीला पोमचा। ठीक है, नहीं देखा है ना वीडियो, जाकर देखिए। इस क्वेश्चन का जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो सब कुछ पता लग जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं 76 पर। राजस्थानी तारा भात की ओढ़नी का पहनावा किसमें प्रचलित है? तारा भात की ओढ़नी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्या ये दलित महिलाएं पहनती है? क्या ये जाट महिलाएं, गुजर महिलाएं, या फिर आदिवासी महिलाएं? बिल्कुल सही, ये पहनती हैं आदिवासी महिलाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि भूरी और लाल कलर की किनारी होती है ना, काले कलर का छोर होता है, और ये षटकोणीय होती है, षटकोणीय आकृति वाली होती है। ऐसा लगता है जैसे तारा है ना, ऐसा लगता है जैसे कि तारा जैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं तारा भात की ओढ़नी, क्योंकि उसका आकृति ऐसी बनी होती है। ठीक, चलो 78 पर आते हैं। पछवेड़ा। पछवेड़ा संबंधित है किससे? तो परिधान, ये एक तरीके का वस्त्र है जो पुरुषों का होता है। याद रखना, प से पछवेड़ा, प से परिधान और प से हमारे पुरुष। ठीक, पुरुषों के अंदर ये पुरुषों का एक परिधान होता है, ये ठंड में पहनते हैं, शीत ऋतु में पहनते हैं। ये थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है, कंबल जैसा होता है, मोटा वस्त्र है ये। पछवेड़ा क्या है? देख, तो सर्दियों में पहना जाएगा, शीत ऋतु में मोटा वस्त्र होता है और ठंड से बचाव के लिए पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। देखो हर बार ना महिलाओं पे बात की जाती है, तो अगर पुरुष के बारे में अगर पूछा जाएगा, उनका वस्त्र पूछा जाएगा, तो वो यूनिक हो जाता है, क्योंकि सभी एस्पिरेंट क्या करेंगे, महिलाओं के वस्त्रों के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एक स्टार लगा लो कि ये क्वेश्चन बनेगा, ज़रूर बनेगा। ठीक, आगे चलते हैं। 79 फिर यही कहता है कि पछवेड़ा क्या है? तो ओढ़ने वाला मोटा वस्त्र है, जो कि कब यूज़ होता है? सर्दियों के सीज़न में यूज़ होता है, कंबल जैसा मोटा होता है ये। अच्छा, बात कर लेते हैं आगे। राजस्थान के संदर्भ में पछवेदा क्या है? पछवेदा क्या है? तो पछवेदा क्या है? और ये पछवेदा वही है, जो पछवेड़ा है वही है। तो ये मोटी सूती शॉल है, ये एक तरह की। ठीक है, चलिए। राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या है? मुगधड़ा क्या है? तो क्या है वो? क्या वो लाख की चूड़ी जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है? क्या माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, इसको बोलते हैं? या भोजन पकाने की लकड़ियों जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है, क्या उसको बोलते हैं? या फिर वधू को मूंग और घी खिलाना कहलाता है मुगधड़ा? तो क्या कहलाता होगा? तो देखिए जी, ये है भोजन पकाने के लिए जो विनायक यानी कि गणेश जी है ना, हमारे गणेश जी, उनकी स्थापना की जाती है शादियों में। तो वहाँ पर जो भोजन पकाने की जो लकड़ियाँ लाई जाती है ना, उसको बोलते हैं मुगधड़ा। एस्पिरेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे मूंग और घी पिलाना वधू को, नहीं। मुगधड़ा है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है। ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में पनडारी मोदक प्रसिद्ध है? मोदक यानी समझते हो आप, लड्डू जो भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं। तो पंडारी क्या है? तो पंडारी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। मीठा व्यंजन है, मोदक है तो मीठा ही होने वाला है। राजस्थान में बीकानेर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, गणेश जी का प्रिय व्यंजन है ये, गणेश जी को बहुत प्रिय है। ठीक, आगे। समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर, ठीक है, तो वो रंगा जाता है जयपुर में, जयपुर में। ठीक है, समुद्र लहर ये एक तरह की लहरिया है, लहरिया जिसका पैटर्न यूं यूं ऐसे ऐसे करके होता है, इस तरह का पैटर्न होता है। तो पगड़ी होती है एक तरह की, पगड़ी, या दोनों रूपों में, या तो एक ओढ़नी देख लो या पगड़ी देख लो, दोनों रूपों में होता है ये समुद्र लहर नाम का लहरिया रंग का। कहाँ का है? जयपुर का है। पचरंगी जो लहरिया होता है ना, पचरंगी, जिसमें 5 रंग
के कलर होते हैं, 5 रंग होते हैं, वो मांगलिक कार्य जो अच्छे काम होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, शादी ब्याह होना, उसमें यूज़ किया जाता है पचरंगा लहरिया। ठीक है, और कई तरह के रंगों से बनाया जाता है, बड़ा सुंदर लगता है। और इसकी जो धारियाँ होती हैं ना वो आड़ी होती हैं, ऐसे होती हैं आड़ी। ठीक है, इस तरह की धारियाँ होती हैं, बहुत सुंदर है, राजस्थान में बड़ा फेमस है। ठीक है, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? नारचारी तो वो है ग्रह क्रीड़ा से। ठीक है, तो किससे संबंधित है? ग्रह क्रीड़ा से। समझते हो नहीं? नारचारी पूछा जाएगा भाई कहाँ किससे संबंधित, तो वो है गृह क्रीड़ा से है। राजस्थान में जो लोक नृत्य होते हैं, लोक कलाएँ होती है, रीति रिवाज होते हैं, ये परंपरागत जो आभूषण होते हैं, पहनावे होते हैं, ये इसी से प्रसिद्ध है। तो गृह क्रीड़ा यानी कि होम गेम, ये लोक नृत्य नहीं है, परंपरा नहीं है, सॉरी परंपरा है और आभूषण है। ठीक है, इत्यादि के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो नारचारी अगर पूछा जाएगा, स्पेसिफिक अगर पूछा जाएगा तो गृह क्रीड़ा आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे होता है ना, इसमें एक चीज़ और बोली गई है, देखो लोक जीवन बोला है इसमें, इस टर्म को पकड़ लेना आप, इस टर्म को पकड़ लेना, लोक जीवन। वैसे नारचारी तो देखो सबको ही बोला गया है, लेकिन बोला गया लोक जीवन, जब स्पेसिफिक बोल दिया ना लोक जीवन, फोक लाइफ, तो देखो गृह क्रीड़ा आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। मिर्जाई, दुतई, डगला किससे प्रचलित है? तो किससे प्रचलित होगा जी? बिल्कुल अंगरखी है ये। मिर्जाई, दुतई और डगला ये सभी क्या है? ये शरीर के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है जिसको हम बोलते हैं अंगरखा। लड़कियों को पता होगा अंगरखा, जो कुर्तीज आती हैं और जो साइड से बांधी जाती है ना, वैसे होता है, अंगरखा होता है। इसको हम बुकतरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक नाम आता है बुकतरी। बुकतरी बड़ा फेमस है ना, इसको याद रख लेना। बुकतरी आता है, अचकन आता है और आता है दुतई जो ऊपर नाम दिया गया है। गाबा बोलते हैं, गाबा याद रखना। गदर बोलेंगे, है ना, गाबा, गदर, दुकतई और अचकन बोल दिया, बंडी, बंडी, बंडी। और एक बहुत फेमस है तनसुख, तनसुख। इतने नाम याद रख लेना, है ना। ये किसके हैं? अंगरखी के नाम है। ठीक है, चलो आगे। खेजड़ी वृक्ष जिसको हम शमी का वृक्ष भी बोलते हैं, उसकी पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको जी। तो ये क्या गणगौर से, दीपावली से, दशहरा से या पर्युषण से है? बताइए किससे है संबंधित? तो ये है दशहरा। खेजड़ी जो वृक्ष है ना, शमी का जो वृक्ष है, उसकी पूजा करते हैं दशहरा के अवसर पर। दशहरा कब मनाया जाता है? तो आएगा क्वेश्चन, अगर देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन बना रही हूँ मैं। दशहरा कब आएगा? आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। याद रखना, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है दशहरा पर्व। और यह त्यौहार क्या है? बुराई पर अच्छाई की विजय है, सबको पता है। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। इस दिन क्या है? अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है, गाड़ियों की पूजा की जाती है दशहरे के दिन, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत है। अस्त्र और शस्त्र वाला आ सकता है ना, इसकी पूजा इस दिन की जाती है। बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? कजली तीज कब मनाई जाएगी? कजली तीज मनाई जाएगी भाद्रपद में। ठीक है, और कब होता है? शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कब होगा? भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को बूंदी में मनाया जाता है। स्पेसिफिक बूंदी का तो बड़ा ही अच्छा त्यौहार है ना, कजली उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर ना राज्य और राज्य के बाहर से भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए। तीज त्योहारों से अलग होता है, बहुत अच्छा होता है बूंदी का। वैवाहिक आनंद आता है, प्रेम होता है, अच्छा है, सब कुछ ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बूंदी में मनाई जाएगी कजली तीज और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाएगी। इतना याद रख लेना, हो जाएगा काम। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। थोड़ी सी बात कर लेती हूँ इसके ऊपर, है ना। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि दीपावली आएगी ना, दीपावली के नेक्स्ट डे मनाया जाता है गोवर्धन पूजा। सबको पता होगा, सभी को पता होगा वैसे तो, गोवर्धन पूजा मनाते हैं, या इसको बोलते हैं अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। अब क्या होता है ना, जैसे मानव रूपी एक आकृति बनाते हैं गोबर से, उसकी पूजा की जाती है गोवर्धन पूजा। अन्नकूट में क्या होता है, जैसे 56 प्रकार के, कितने प्रकार के पूछ लिया तो देखो याद रखना, 56 प्रकार के अन्न को कूटा जाता है
उसके मिष्ठान या पकवान बनाते हैं, उसका भोग लगाते हैं भगवान को। कितने प्रकार बोले हैं? 56 प्रकार, भूलना नहीं है। कब आता है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। ये आता है दीपावली के बिल्कुल अगले ही दिन में आता है। उस्ता कला क्या है? उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये की गई थी बीकानेर में। कहाँ की गई थी? बीकानेर में 1975 को। ठीक है। ऊँट के ना खाल पर सोने की मीनाकारी करते हैं। मीनाकारी की बात तो हमने पिछली सेशन में कर ली थी। तो सोने की मीनाकारी करते हैं, स्वर्ण मीनाकारी ऊँट की खाल पर करते हैं। सोचो, उस्ता कला बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। ढोला मारू कहानी में ढोला का विवाह, ढोला की विवाह के समय की उम्र क्या थी? 3 वर्ष। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष थी, छोटी उम्र थी, है ना। ढोला जो है एक बच्चा है, मारू जो है एक बच्ची है। ठीक है। तो आपने एक नाम सुना होगा, ढोला मारूरा दुहा। उसके रचनाकार कौन है? कवि कल्लोल। कौन है? कवि कल्लोल। ये कहानी है जिसमें छोटे बच्चा राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होता है। उस समय की कहानी है ये, और अल्पायु में विवाह हो जाता है इनका 3 वर्ष की आयु में। कब रचा गया? 1473 ईस्वी में। एक क्वेश्चन में से 3 निकल गए, 4 निकल गए। ठीक है। कल्लोल, कवि कल्लोल रचते हैं और 1473 ईस्वी में रचा जाता है। ठीक है। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सरोपाव था, तो क्या था? हाथी सरोपाव। ठीक है। क्या था? हाथी सरोपाव, जो वीरता को दिखाता था। ठीक है। तो ये प्रचलित था एक तरह से मारवाड़ में वीरता को दिखाने के लिए। वस्त्र और आभूषण देते थे इसमें, है ना। और सर्वोच्च सिरोपाव इसको कहा गया था, हाथी सिरोपाव को। चलिए, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? तो आ जाते हैं अर्जुनलाल सेठी, राय बहादुर हरविलास, या हीरालाल शास्त्री, या जमनालाल बजाज। तो इसका आंसर है राय बहादुर हरविलास। ठीक है। शारदा अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से? शारदा अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कब हुआ? 1 अप्रैल 1930। कब हुआ? कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1930 को। यह अधिनियम केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी लोगों पर लागू होता है। ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखना थोड़ा सा। बाल, ये ना क्वेश्चन बहुत बार बनता है, इम्पॉर्टेंट। ठीक है। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी? तो कौन सी रियासत थी? वो थी उदयपुर रियासत थी। इसमें क्या होता है ना, हाँ, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले उदयपुर में इसको महाराणा स्वरूप सिंह लेकर आए थे अक्टूबर 1853 में। ठीक है, 1853 में लेकर आए थे डाकन प्रथा। इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। हाँ, 1853 में जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, इसको गैर कानूनी घोषित करने के लिए अक्टूबर के 1853 में, अक्टूबर, ये भी याद रख लेना है ना, पूछा जा सकता है ना। मंथ चेंज कर देता है कभी कभी, जैसे कोई एस्पिरेंट है वो अगर सन याद रखते हैं तो उसका मंथ चेंज करके पूछा जा सकता है। तो अक्टूबर 1853 याद रख लेना। कौन लेकर आए थे? उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह लेकर आए थे। इसमें इसको गैर कानूनी, क्योंकि डाकन प्रथा क्या होती थी ना, कि डाकन प्रथा या बोले डायन प्रथा, ये क्या करती थी? ग्रामीण महिलाएं होती थी, अपनी तांत्रिक विद्या द्वारा ना शिशु को मार देती थी, छोटे बच्चों को मार देती थी। तो महाराणा स्वरूप सिंह इस स्थिति से परेशान होकर 1853 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि भाई ये प्रथा तो बिल्कुल ही सही नहीं है। देखो, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा प्रचलित थी तो 1853 में। कौन लेकर आए? महाराणा स्वरूप सिंह। ये बिल्कुल मत भूलना। कब आया ये? अक्टूबर 1853 में आया। क्या था इसमें कि जो ग्रामीण महिलाएं होती थी वो अपनी तांत्रिक विद्या से छोटे छोटे बच्चों को मार दिया करती थी। इसके रोक के लिए, इसको गैर कानूनी करने के लिए स्वरूप सिंह, उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह 1853 में इसको लेकर आए थे। ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आगे भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आपको मिलती रहेगी।
जुड़े रहिए, बने रहिए। इस टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। और आप जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना, उस दिन आप बोलेंगे कि मैम क्वेश्चन देखने को, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।